नमस्कार। आज हम एक ऐसे मामले की तह तक जाने वाले हैं ना, जिससे सुनकर शायद आपके रोंगटे खड़े हो जाएं। दिल्ली का एक गैस ब्लास्ट केस। पहली नजर में यह बिल्कुल एक सीधा साधा बदकिस्मत हादसा लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे पुलिस ने इसकी परतें खोली, एक ऐसी खौफनाक और सोची समझी साजिश सामने आई जिसने सबको हिलाकर रख दिया। तो चलिए बिना किसी देरी के सबूतों और तथ्यों के सहारे इस पूरी मिस्ट्री को डिकोड करते हैं और एकदम निष्पक्ष होकर समझते हैं कि आखिर उस रात असल में हुआ क्या था। तो कहानी शुरू होती है 6 अक्टूबर 2025 की उस खौफनाक रात से। रात के करीब 3 बज रहे थे। नॉर्थ दिल्ली के गांधी विहार इलाके में हर कोई गहरी नींद में था। तभी अचानक एक जोरदार धमाका होता है। पूरा इलाका दहल उठता है। ये एक गैस सिलेंडर का ब्लास्ट था। जब पुलिस और रेस्क्यू टीम वहां भागते हुए पहुंचती है तो अंदर 32 साल के रामकेश मीना का शव मिलता है। अब उस वक्त वहां का मंजर देखकर किसी को भी यही लगेगा कि यार ये तो एक बहुत ही दर्दनाक एक्सीडेंट है। कमरे का एसी पैनल टूटा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि शायद गैस लीक हुई, एसी में कोई शॉर्ट सर्किट हुआ और बूम, ब्लास्ट हो गया। रामकेश बस गलत वक्त पर गलत जगह था। लेकिन यहीं पर कहानी में आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। क्या ये सच में सिर्फ एक हादसा था या फिर एक बिल्कुल मास्टरमाइंड तरीके से रचा गया क्राइम? सच तो ये है कि उस रात रामकेश के फ्लैट में कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ था, बल्कि 3 नकाबपोश लोग वहां घुसे थे। उन्होंने रामकेश को एक कुर्सी से बांधा, उस पर घी, तेल और अल्कोहल जैसी चीजें फेंकी और जानबूझकर सिलेंडर का वाल्व खोल दिया। जी हां, ये पूरी की पूरी खौफनाक घटना सिर्फ एक मर्डर को एक्सीडेंट का रूप देने के लिए रची गई थी। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इतनी नफरत आई कहां से। इसके लिए हमें थोड़ा पीछे चलना होगा। रामकेश, जो 32 साल का एक यूपीएससी एस्पिरेंट था, और अमृता, 21 साल की एक बीएससी फॉरेंसिक साइंस की स्टूडेंट, मई 2025 में नोएडा में एक जॉब इंटरव्यू के दौरान ये दोनों पहली बार मिले। और सच कहूं तो इनका रिश्ता बहुत ही तेजी से आगे बढ़ा। अगस्त आते आते उन्होंने गांधी विहार वाले इसी फ्लैट में लिव इन में रहने का फैसला कर लिया। सब कुछ बहुत फास्ट फॉरवर्ड चल रहा था, लेकिन सितंबर 2025 में इस कहानी ने एक बहुत ही डार्क मोड़ लिया, जब अमृता के हाथ एक सीक्रेट हार्ड ड्राइव लग गई। तो इस पूरे विवाद की असली जड़ क्या थी? वो थी डिजिटल कोएर्शन, यानी डिजिटल तरीके से ब्लैकमेल करना। हुआ ये था कि रामकेश ने उनके कुछ बहुत ही प्राइवेट और इंटीमेट मोमेंट्स रिकॉर्ड कर लिए थे, और सबसे बड़ी बात, अमृता को इस बात की भनक तक नहीं थी। ये सब उस सीक्रेट हार्ड ड्राइव में छुपा हुआ था। जब अमृता को ये बात पता चली तो जाहिर है वो भड़क गई। उसने तुरंत वीडियोस डिलीट करने को कहा, लेकिन रामकेश ने साफ मना कर दिया। अब जैसे जैसे अमृता ने इस टॉक्सिक रिश्ते से बाहर निकलने की कोशिश की, रामकेश ने इन्हीं वीडियोस का इस्तेमाल करके उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। वो उसे मजबूर कर रहा था कि वो उसके साथ ही रहे। और देखा जाए तो ये आज के डिजिटल युग का एक बहुत ही डरावना सच है, जहां किसी की प्राइवेट जिंदगी को उसे कंट्रोल करने का हथियार बना लिया जाता है। अब इस सिचुएशन में अमृता ने क्या किया? उसने पुलिस के पास जाने का रास्ता नहीं चुना। वो भागकर अपने होम टाउन मुरादाबाद चली गई। वहां जाकर उसने अपने एक्स बॉयफ्रेंड सुमित कश्यप से कांटेक्ट किया। अब ध्यान दीजिएगा, 27 साल का सुमित वहां एक लोकल गैस एजेंसी का मैनेजर था। ये डिटेल आगे चलकर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। सुमित ने रामकेश से बदला लेने की ठानी और अपने एक दोस्त संदीप कुमार को भी साथ मिला लिया। संदीप 29 साल का था, एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहा था, और सुनकर शायद आप चौंक जाएं, वो मुरादाबाद पुलिस लाइंस में एक कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय भी था। मतलब जरा सोचिए, इस तिकड़ी के पास गैस सिलेंडरों से लेकर पुलिस कैसे काम करती है, इसकी एकदम सटीक और अंदरूनी जानकारी मौजूद थी। चलिए अब समझते हैं कि इन लोगों का प्लान आखिर था क्या, और वो कैसे एक खौफनाक मोड़ ले गया। देखिए, शुरुआत में उनका कोई मर्डर करने का इरादा नहीं था। प्लान बस इतना था कि 5 अक्टूबर को दिल्ली जाएंगे, फ्लैट में चोरी का नाटक करेंगे और उस हार्ड ड्राइव को उठाकर ले आएंगे। सिंपल। अमृता फ्लैट में घुसी भी, लेकिन वो उस हार्ड ड्राइव को ढूंढ ही नहीं पाई। और बस यही वो पल था जहां से सब कुछ बदल गया। जब सबूत हाथ नहीं लगा तो ये प्लान सिर्फ एक चोरी से बदलकर एक फुल फ्लेज्ड कोल्ड ब्लडेड मर्डर की साजिश में बदल गया। और फिर आई 6 अक्टूबर की वो भयानक रात। तीनों मास्क पहनकर रामकेश के फ्लैट में दाखिल होते हैं और उसे एक कुर्सी से कस के बांध देते हैं। वहां एक बहुत ही हिंसक हाथापाई होती है। रामकेश अपनी पूरी ताकत से विरोध कर रहा था। वो जानता था कि उसके साथ क्या होने वाला है, लेकिन फिर भी उसने वो हार्ड ड्राइव देने से साफ इनकार कर दिया। जब बात किसी भी तरह नहीं बनी तो सुमित ने एक मोबाइल फोन का चार्जर उठाया और उसके तार से रामकेश का गला तब तक घोंटता रहा जब तक कि उसकी जान नहीं निकल गई। अब बारी थी इस मर्डर को एक हादसा दिखाने की, और यहीं पे काम आया अमृता का बीएससी फॉरेंसिक साइंस का बैकग्राउंड।
जरा स्टेजिंग और असलियत के फर्क को देखिए। उन्होंने गैस लीक की, आग लगाई और पूरा ऐसा सीन क्रिएट किया जैसे कोई एसी ब्लास्ट हुआ हो। सीसीटीवी फुटेज से पता चलता है कि वो रात के 2:57 पर वहां से निकल गए थे और उसके ठीक बाद ये ब्लास्ट हुआ। बाहर से देखने वाले किसी भी इंसान को यही लगता कि ये एक अनलकी एक्सीडेंट है, जबकि हकीकत में ये एक मैनुअल स्ट्रैंगुलेशन और बहुत ही चालाकी से प्लान की गई आगजनी थी। इस केस का एक ऐसा पहलू है जो सच में दिमाग घुमा देता है, द वायर नेटिंग ट्रिक। जब पुलिस और फायर ब्रिगेड वहां पहुंचे तो दरवाजा अंदर से बंद था। अब अगर दरवाजा अंदर से लॉक है तो बाहर का इंसान मर्डर कैसे कर सकता है? पुलिस भी शुरू में चकमा खा गई थी, लेकिन ये अमृता के फॉरेंसिक दिमाग की ही उपज थी। उन्होंने क्या किया कि दरवाजे की जो जाली होती है ना, वायर नेटिंग, उसका एक छोटा सा हिस्सा काट दिया, बस इतना बड़ा कि अमृता का हाथ अंदर जा सके। बाहर निकलने के बाद उसने उसी छेद से हाथ डालकर दरवाजे की कुंडी अंदर से लगा दी और फिर उस जाली को वापस इतनी सफाई से चिपका दिया कि किसी को शक ही ना हो। लेकिन कहते हैं ना कि कोई भी क्रिमिनल कितना भी शातिर क्यों ना हो, एक न एक गलती तो वो छोड़ ही देता है, एक फेटल फ्लॉ। जब पुलिस ने सीसीटीवी को खंगाला और अमृता पर उनका शक गहराया तो उन्होंने तुरंत उसकी लोकेशन ट्रेस की और बस यहीं पर इनका पूरा मास्टर प्लान ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। गलती ये हुई कि अमृता अपना मोबाइल फोन लेकर क्राइम सीन पर गई थी। 6 अक्टूबर की उस रात उसके फोन की लोकेशन सीधा रामकेश के फ्लैट पर पिंग कर रही थी। इससे एक छोटी सी लेकिन बहुत बड़ी टेक्निकल चूक ने उन्हें पकड़वा दिया। इसी लोकेशन ट्रैक के आधार पर पुलिस ने 18 अक्टूबर को अमृता को और कुछ ही दिनों में सुमित और संदीप को भी अरेस्ट कर लिया। उन्होंने अपना जुर्म मान भी लिया, केस सॉल्व हो गया, राइट? लेकिन नहीं, तभी एक ऐसा खुलासा हुआ जिसने पुलिस के भी होश उड़ा दिए। पुलिस को वो हार्ड ड्राइव आखिरकार मिल गई जिसके लिए ये सब बवाल हुआ था, और जब उस हार्ड ड्राइव को फॉरेंसिक लैब में डिकोड किया गया तो उसके अंदर से एक नंबर निकल कर आया, 15। अब आप सोचेंगे ये 15 क्या है? इस हार्ड ड्राइव का सच वाकई बहुत ही डिस्टर्बिंग था। पुलिस को उसके अंदर सिर्फ अमृता के ही नहीं बल्कि 15 और अलग अलग महिलाओं के प्राइवेट और इंटीमेट वीडियोज मिले। मतलब ये कोई एक बार की गलती या भटकाव नहीं था। रामकेश के पास इन वीडियोस का पूरा एक अनऑथराइज्ड कलेक्शन था। वो एक सीरियल वायलेटर था। और सबसे अफसोस की बात जानते हैं क्या है? पुलिस के पास इससे पहले उसके खिलाफ एक भी कंप्लेंट नहीं आई थी। हम सब समझ सकते हैं कि हमारे समाज में जो बदनामी का डर है, जो स्टिग्मा है, शायद उसी खौफ ने उन 15 महिलाओं को कभी आगे आकर अपनी आवाज उठाने ही नहीं दी। इस पूरे केस का जो अंजाम हुआ वो हर किसी के लिए एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी थी। अमृता को न सिर्फ जेल और कानूनी लड़ाई का सामना करना पड़ा, बल्कि सामाजिक तौर पर भी उसकी पूरी जिंदगी तबाह हो गई। 8 जुलाई 2024 को अमृता के ही परिवार ने अखबार में एक विज्ञापन छपवाया और उसे ऑफिशियली अपनी संपत्ति और परिवार से बेदखल कर दिया। उन्होंने अपनी बेटी से सारे नाते तोड़ लिए। खुद ही जज और जल्लाद बन जाने के इस फैसले ने, कानून को अपने हाथ में लेने की इस एक गलती ने अमृता से उसका सब कुछ छीन लिया। तो हम इस विश्लेषण के आखिर में पहुंच चुके हैं। इस केस ने हमें डिजिटल ब्लैकमेलिंग का एक बहुत ही घिनौना और खौफनाक चेहरा दिखाया है। रामकेश ने जो भी किया वो बिना किसी शक के एक बहुत बड़ा जुर्म था, लेकिन उसके जवाब में जो ये गैर कानूनी और हिंसक रास्ता अपनाया गया, क्या उससे किसी का भी भला हुआ? बिल्कुल नहीं। ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही गहरा सवाल सोचने पर मजबूर कर देती है। आज के इस डिजिटल युग में जब कानून को किनारे रखकर बदला लिया जाता है, तो क्या सच में किसी की जीत होती है? इंसाफ और प्राइवेसी की इस लड़ाई में आखिर सही रास्ता क्या होना चाहिए? ये सवाल मैं आप पर छोड़ता हूं। जरूर सोचिएगा। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही।